नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में, जो इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में समझाता है और आपको टॉपर बनने में हेल्प करता है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इंग्लिश का बेसिक अगर आप यहाँ से सीखेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। आज ये वीडियो मैं 2 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको समय दिया था, आप प्रिपेयर कर चुके होंगे और टॉपिक्स को जिनका वीडियो प्रीवियसली अपलोड हो चुका है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द मॉडल्स। अब इसमें पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट आर मॉडल्स, मॉडल्स क्या होते हैं और क्या ये मॉडल अगर आप देखेंगे इंग्लिश में यूज़ होते हैं और इनका क्या रोल होता है। मॉडल क्या होते हैं, इनका इंग्लिश में क्या रोल होता है और कितने टाइप के मॉडल होते हैं, फैमिली ऑफ मॉडल्स क्या क्या हैं, ये चीज़ें सीखेंगे। अब आप देखिए, मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय द मेन वर्ब, राइट। फैमिली ऑफ द मॉडल्स। अब देखिए, मॉडल्स क्या होता है, ये डेफिनेशन मिल गई कि जो एक्सप्रेस करता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है जी, जो एक्सप्रेस करता है मोड ऑफ एक्शन जो मेन वर्ब को दर्शाता है। फैमिली ऑफ द मॉडल्स में आप देखेंगे जैसे शैल है पहला मॉडल, दूसरा आपका विल है, ठीक है, तीसरा आपका शुड है, फोर्थ आपका वुड है, फिफ्थ आपका कैन है, सिक्स्थ आपका कुड है, सेवंथ में, एट might, 9th must, 11th ought to, 12th used to, 13th need, 14th dare। अब देखिए, इस मॉडल में जो हम लोग पढ़ेंगे, इन सब का यूसेज पढ़ेंगे हम लोग कि इन सब का यूसेज कहाँ कहाँ पर कैसे होता है, ठीक है। इन सब का यूसेज पढ़ेंगे और रूल पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आप नोट्स बना सकें। मॉडल आर यूज टू एक्सप्रेस एक्शन लाइक एबिलिटी, एबिलिटी के बारे में, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस इत्यादि, ठीक है। और ये वीडियो इन सब के यूसेज के बारे में आपको बताएगा। अब आ जाइए, यूज ऑफ शैल एंड विल। शैल और विल का यूज़ कहाँ होता है? मोस्टली अगर आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको देखना होता है आपने शैल लगाना है या विल लगाना है, और फाइंडिंग द एरर्स आएगा, वहाँ पे विल की जगह शैल लगा होगा, शैल की जगह विल लगा होगा, जो आप गलती तब तक नहीं पकड़ पाएंगे जब तक आपका ग्रामर बेसिक सही नहीं होगा। और जब शैल या विल सेंटेंस में कई बार इस तरह लग जाते हैं कि उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल देते हैं। अब देखिए, इसे समझाने के लिए हमने एक टेबुलर फॉर्मेट बनाया है। इधर शैल लिखा है, इधर विल लिखा है। ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपको पता ही है, जैसे आई, वी, आवर, माइन एक्सेट्रा। सेकेंड और थर्ड पर्सन है यू, योर, ही, शी, इट, रामा एक्सेट्रा। फर्स्ट पर्सन के केस में जब सिंपल फ्यूचरिटी की बात होती है, ठीक है, तब शैल का इस्तेमाल होता है। और जब सेकेंड और थर्ड पर्सन के केस में जब थ्रेट, डेफिनेट थिंग्स, प्रॉमिस, कमांड, डिटर्मिनेशन की बात होती है, तब आपका शैल का इस्तेमाल होता है। नाउ, जब फर्स्ट पर्सन में थ्रेट, प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन की बात होगी तो विल लगेगा। और जब सेकंड थर्ड पर्सन में सिंपल फ्यूचरिटी की बात होगी तो विल लगेगा। इतना आपको क्लियर है? अगर आप देखेंगे तो ये एक क्रॉस एरो बनता है, देखिए, सिंपल फ्यूचरिटी, सिंपल फ्यूचरिटी। इसका फर्स्ट पर्सन में था शैल के,
विल के सेकंड पर्सन में सिंपल फ्यूचरिटी है। आप देख रहे हैं, बस ये टेबुलर फॉर्मेट बना लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसे याद करने का सिंपल तरीका रख लीजिए, 1 2 बॉक्स SST, सोशल स्टडीज होता था ना जैसा, SST मीन्स फर्स्ट पर्सन में शेल का सिंपल फ्यूचरिटी, 2 यानी शेल का T थ्रेट वाला आ जाएगा, थ्रेट डेफिनेट थिंग, प्रॉमिस, कमांड, डिटर्मिनेशन। WTS विल का फर्स्ट पर्सन में थ्रेट, प्रॉमिस, इंटेंशन, और सेकंड पर्सन में सिंपल फ्यूचरिटी। अगर आप ये टेबुलर फॉर्मेट बना के याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब आगे आ जाइए, मैं आपको इसके कुछ नियम बताता हूँ, रूल बताता हूँ जो आपने याद रखना है, नोट डाउन करते रहिएगा। यूज़ ऑफ किसका, शेल, टेबुलर फॉर्मेट, व्हेन एंड वेयर टू यूज़, कब और कैसे इस्तेमाल होगा, एग्जाम्पल उसके कैसे होंगे। शेल का यूज़ पढ़ रहे हैं, नोट करिएगा। शेल विद द फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड सिंपली टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस, यही हमने पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन में जब यूज हो रहा है शेल का। बट इट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ assertive sentence. Example, I shall buy a car. Shall can also be used with second, third person, that is you, your, he, she, it, Rama, etc. under following condition. ऊपर समझाया, देखो SST बोला था, shall यूज हो रहा है, S पहला सिंपल फ्यूचरिटी था, ये वाला पार्ट हम सीख गए हैं, राइट। अब दूसरा था थ्रेट वाला, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती थी, ध्यान से देखिएगा। इफ़ अ सेंटेंस कन्वेज द सेंस ऑफ थ्रेट, थ्रेट आप समझते हैं, अगर उसका थ्रेट का ये कन्वे करता है सेंटेंस सेंस, तो वहाँ पर आपका शैल यूज़ होगा। कौन से फॉर्म में होगा, कौन से पर्सन के फॉर्म में होगा, सेकंड एंड थर्ड में। यू सेकंड है इसलिए शैल यूज हो रहा है, और थ्रेट है इस सेंटेंस में, देखिए, यू शैल बी पनिश्ड इफ यू डू नॉट चेंज योर हैबिट्स, राइट। इफ द सेंटेंस कन्वेज द सेंस ऑफ प्रॉमिस, अगर आप प्रॉमिस है उसमें वादा है देखते हैं, तो शैल का यूज होगा सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन के सेंटेंस में। He shall be given a reward for his ability. He थर्ड पर्सन, रिवार्ड देने की बात हो रही है, प्रॉमिस हो रहा है, तो इसलिए shall आया है और will नहीं आया है। If the sentence conveys the sense of an order, अगर किसी को ऑर्डर लगाने की बात हो रही है, ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में है, आप देखिए, you shall have to take action against him. If the sentence conveys the sense of certainty or determination. अब देखिए सेंटेंस देखिए, if you secure first position you shall be given a watch, ठीक है। certainty और determination के केस में shall में सेकेंड और थर्ड पर्सन में shall लगेगा। इफ़ द सेंटेंस कन्वेज द सेंस ऑफ कमांड, अगर कोई कमांड का सेंस आता है, यू शैल डू व्हाट आई कमांड, आई कमांड किसको बोल रहे हैं, सेकेंड पर्सन को बोल रहे हैं, कमांड की बात आ रही है, क्या लगेगा, शैल। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए विल को देखिए, विल डज जस्ट द अपोजिट ऑफ शैल, ये बात मैंने आपको बताई थी कि विल हमेशा शैल का उल्टा करता है। ऊपर टेबुलर फॉर्मेट को याद करिएगा। इन एन असर्टिव सेंटेंस इट एक्सप्रेसेस द सिंपल फ्यूचरिटी। अब विल फर्स्ट पर्सन क्या आ गया था, थ्रेट वाला आ गया था, और जब सेकंड और थर्ड पर्सन की बात हो रही थी विल में सिंपल फ्यूचरिटी आया था।
अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट याद है। देखिए, यू विल राइट अ लेटर, शी विल सिंग अ सॉन्ग। यू क्या है इसमें आपका? सेकंड पर्सन। शी क्या है आपका? थर्ड पर्सन, राइट। सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है। टेंसेस अगर नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं टेंसेस पे वीडियो बनाऊंगा जो आपका टेंसेस का चैप्टर अच्छे से कवर करेगा और इम्पॉर्टेंट रूल्स होंगे उस वीडियो में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपको ये फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं तो आपको कंपटीशन में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे मार्क्स आने ही हैं। बट विद द फर्स्ट पर्सन विल इज़ यूज्ड एज फॉलोअर्स। अगर विल इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के साथ हो रहा है, तो किस किस सेंस में इस्तेमाल होता है? देखिए, जस्ट रिवर्स ऑफ शेल थ्रेट के केस में फर्स्ट पर्सन है, आई विल ब्रेक योर हेड, ठीक है। इफ द सेंटेंस कन्वेज द सेंस ऑफ अ प्रॉमिस, आई विल श्योरली हेल्प हर। इफ द सेंटेंस कन्वेज द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, I will not help him in the least. Him, first person. Right? If the sentence gives the sense of an intention, right? I will go to Calcutta tomorrow. तो ये था will और shall का यूज़। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नोट्स चाहिए तो PDF मंगा लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब ऐसे ही शुड का इस्तेमाल, ठीक है, और वुड का इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, विद एग्जांपल समझाऊंगा, नोट बनाते रहिएगा। शुड इज़ अ पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म ऑफ अ शेल। शेल का पास्ट टेंस है। इट इज़ यूज्ड एज मेंशन बिलो। नीचे अलग से टेबुलर फॉर्मेट दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। वुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ विल। पास्ट टेंस है विल का, इट इज़ यूज्ड एज मेंशन बिलो। आ जाइए, अब देखिए, यूज ऑफ शुड टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इन द पास्ट। क्या बोल रहा है? टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इन द पास्ट। पास्ट में जब आप बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तब ये लगता है क्या? शुड। आई टोल्ड हिम दैट I should go to Bombay the next day. ये बोल रहा है कि मैंने बोला था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा अगले दिन। पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहा है। He said that you should report for duty on Monday. उसने बोला था कि तुम सोमवार को ड्यूटी पे रिपोर्ट करो। तब शुड लग रहा है टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इन द पास्ट टेंस। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने सिमिलर मैच करने की कोशिश की है। एज द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर ऑफ पास्ट इन द इनडायरेक्ट स्पीच। कौन से स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच समझ में नहीं आता है, नोट करिए, इसके ऊपर भी वीडियो बनेगा। और अगर इस पॉइंट को समझना है तो इनडायरेक्ट स्पीच के लिए थोड़ा ग्रामर की बुक खोल के समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्पीच समझाने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा। ही सेड दैट ही वुड नॉट टेक टी। इनडायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू बॉम्बे ऑन मंडे। इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये स्पीच जो है इनडायरेक्ट स्पीच में आपका फ्यूचर में जो अगर पास्ट की बात हो रही है तो उसमें वुड लग रहा है। टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन आपको समझ में आता है, राइट। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर। वी शुड हेल्प द पुअर, राइट। और टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, यहाँ पे ड्यूटी और ऑब्लिगेशन आया तो शुड यूज हो रहा है। पास्ट हैबिट, पुरानी आदतें। शी वुड गो आउट फॉर अ वॉक डेली। वो जाती थी डेली वॉक पर।
गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, इनकी पास्ट आदत बताई जा रही है ना कि हर सवेरे वो चरखा काटते थे। ही वुड सिट एंड टॉक ऑल डे, तो यहाँ पे आपका वुड लग रहा है। अब आ जाइए टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन। जब आपने एडवाइस दे रहे हो या सजेशन दे रहे हो, ठीक है, तो आपका शुड लगेगा। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, एडवाइस है या सजेशन है ये। यू शुड गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। गवर्नमेंट शुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज। शी शुड नॉट गो बेयरफुट। तो ये क्या है आपका सजेशन या एडवाइस में शुड लग रहा है। अब डिटर्मिनेशन दिखाते हैं जहाँ पे आप, तो वहाँ पे वुड लगता है। देखिए, आई वुड स्टैंड बाय हिम इन एनी ट्रबल। डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं आप, डिटर्मिनेशन। ही वुड डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट। वो तो करेगा भाई, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, डिटरमाइंड है उस चीज़ के लिए, ठीक है। ही वुड गो आउट फॉर अ वॉक रेगुलरली। ये डिटरमाइंड है कि वो वॉक में जाएगा ही जाएगा रेगुलरली, इसलिए वुड का यूज़ हो रहा है। फोर्थ, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट। आई शुड लाइक टू से दैट ही इज़ नॉट टू ब्लेम। रिक्वेस्ट हो रहा है, आई वुड लाइक टू से नहीं होगा। ही इज़ नॉट टू ब्लेम। वी शुड लाइक टू से दैट दे हैव नॉट डन दिस मिसचीफ। ये रिक्वेस्ट हो रहा है। टू एक्सप्रेस सजेशन, जब आप इंटरोगेटिव में आ जाते हो, देखो ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस समझ लेना आप, राइट। टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन, सेंटेंस इस तरीके से फॉर्म होता है, राइट, इन शुड, जहाँ पे शुड का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आप वुड में एक्सप्रेस या सजेशन की सेंटेंस आती हैं तो इंटरोगेटिव फॉर्म में हो रहा है। वुड यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ? वुड यू स्टडी रेगुलरली? दिस इज द डिफरेंस, प्लीज जॉट इट डाउन। नाउ टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज आश्चर्य, राइट। शुड का यूज कैसे होता है देखिए, इट इज रियली सैड दैट यू शुड लूज इन द फर्स्ट राउंड। इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट दे शुड लूज द मैच। और यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट का भी मोड आता है। यहाँ पे देखिए टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट था, राइट, अब यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट का मोड है। ये दोनों में डिफरेंस देखिए। वी शुड लाइक टू से दैट दे हैव नॉट डन दिस मिसचीफ, शुड आ रहा था, अब यहाँ पे इंटरोगेटिव बन गया और पोलाइट रिक्वेस्ट आ गया। वुड यू गिव मी योर बुक? वुड यू टेक अ कप ऑफ टी? वुड यू प्लीज गिव मी योर बाइसाइकिल? सो हमने देखा इंटरोगेटिव में वुड लग रहा है जब वो सजेशन में या रिक्वेस्ट में आ रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट में आ रहा है। टू एक्सप्रेस सपोजिशन और इम्प्रोबेबल एक्शन, देखिए कैसे यूज होता है इस केस में। शुड दे वर्क हार्ड, दे विल पास। शुड यू गो टू द मार्केट, ब्रिंग अ पिक्चर बुक फॉर मी। प्रोबेबिलिटी है ना इसमें कि वो मार्केट जाए तो, अगर वो कड़ी मेहनत करे तो पास होगा, मार्केट जाए तो पिक्चर बुक लाना है। अब वुड का इस्तेमाल क्या होता है? टू एक्सप्रेस विश और डिजायर, इच्छा है। वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, आई विश वुड गो अवे, राइट। नाउ विथ लीस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस पर्पस, लीस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल पर्पस को दर्शाने के लिए होता है। आई वर्कड हार्ड, लिस्ट आई शुड फेल, पर्पस क्या है? फेल नहीं होना पर्पस है। वॉक फास्ट, लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। टेक लाइट डाइट, लीस्ट यू शुड फॉल इल।
टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, वुड का इस्तेमाल हो रहा है प्रेफरेंस के लिए। आई वुड प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, ही वुड रादर स्टार्व देन बैग, आई वुड रादर फेल देन कॉपी इन द एग्जामिनेशन, राइट। टू मेक कंडीशनल सेंटेंसेस, अब देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है। शुड इट ट्रेन वी शैल नॉट गो आउट, कंडीशन लग गया, अगर बारिश होती है तो हम बाहर नहीं जाएंगे। शुड यू स्पीक द ट्रुथ, क्या आप सच बोलते हैं, आई शैल पार्डन यू, अगर आप सच बोलते हैं तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। कंडीशनल सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल ऐसे होता है टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, जो अनरियल कंडीशन है उसमें वुड का इस्तेमाल कैसे होता है। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, इफ ही हैड वर्कड फास्ट he would have caught the train, if I were rich I would have buy a car। मतलब अनरियल कंडीशन, जो रियल नहीं है, उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया है वो। इफ़ he had walked fast he would have caught the train, उसकी मतलब अनरियल कंडीशन है कि उसने ट्रेन पकड़ी नहीं है, ये रियल कंडीशन है। अनरियल है कि अगर वो चलता तो पकड़ लेता ना, यानी छूट चुकी है। आप आगे आ जाइए, 8 हो गया। अब ये और इंटरेस्टिंग है, यूज़ ऑफ कैन एंड यूज़ ऑफ कुड, इसको समझिए। कैन मीन्स टू बी एबल टू और नो हाउ टू, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रेंथ, मे बी फिजिकल, मेंटल, ऑफ द ऑफिशियल अथॉरिटी, ऑफ वेल्थ एक्सेट्रा। कैन एबिलिटी को भी शो करता है, या कैसे को भी, नो हाउ को भी शो करता है, और स्ट्रेंथ को भी शो करता है, चाहे वो स्ट्रेंथ फिजिकल हो, मेंटल हो, या किसी ऑफिसर की अथॉरिटी के अंदर जो पावर होती है, एम्पावरमेंट बोलते हैं जिसे, उस पावर को भी शो करता है, या दौलत के पावर को भी शो करता है। और इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये नीचे समझाऊंगा। तब तक देखिए कुड क्या होता है। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, पास्ट टेंस होता है कैन का, एंड इज यूज्ड इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस ऑफ पावर, पास्ट टेंस ऑफ एबिलिटी, पास्ट टेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट टेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, फीलिंग ऑफ इम्प्रेशंस एज अ फ्रेज इन द पास्ट टेंस। कुड हमेशा पास्ट टेंस को ले रहे हैं। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कैन यूज हो रहा है, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो उसकी एबिलिटी है कि वो इंग्लिश बोल सकता है बड़े अच्छे से। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजीली, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी है। द हेडमास्टर कैन रिमिट द फाइन, उसकी ऑफिशियल अथॉरिटी है हेडमास्टर की, तब यहाँ पे कैन का इस्तेमाल हो रहा है। अब पास्ट टेंस में अगर आप एबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए कुड का इस्तेमाल कैसे होता है। आई कुड सॉल्व द होल पेपर इन 1 hour, मैं कर सकता था। शी कुड नॉट क्लाइंब द ट्री, ही कुड सिंग एंड स्पीक वेल, द पेशेंट ट्राइड टू वॉक बट ही कुड नॉट। पास्ट टेंस में एबिलिटी की बात हो रही है। अब दूसरा आ जाइए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कैन में द प्रिंसिपल कैन ऑल्सो फाइंड हिम, एनी वन कैन रीड दिस लेटर, पॉसिबिलिटी की बात हो रही। चिल्ड्रन कैन बी स्पॉइल्ड, पॉसिबिलिटी की बात हो रही, कैन बी, ठीक। पास्ट टेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी का पास्ट टेंस अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे कुड का इस्तेमाल होगा। You could have caught the train if you had run fast. If he had taken the medicine regularly, he could have recovered earlier. If I had spare money, I could have bought that beautiful watch. Clear? To express permission, we use can. You can go for a picnic now, or to give permission. You can go home after doing your work, परमिशन देने की बात है। You cannot leave the office without my permission, right? अब इसी में
पास्ट टेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है परमिशन की जगह। परमिशन अथॉरिटी की बात करता है, राइट। कुड यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, पास्ट टेंस में। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू लेंड मी योर बुक, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर। नाउ अब आ जाइए इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज कहाँ यूज होता है। आई कांट हेल्प लाफिंग, द चाइल्ड कांट हेल्प वीपिंग। पास्ट टेंस में फ्रेज में कुड नॉट इस्तेमाल होगा। द चाइल्ड कुड नॉट हेल्प वीपिंग, द हेडमास्टर कुड नॉट हेल्प गिविंग हिम एडमिशन। टू एक्सप्रेस डिस्पोजिशन, शी कैन टेल अ लाई एट एनी टाइम, वी कांट बिलीव them because they can cheat us। feeling of impatience, impatience होना बोलते ना। what could I do now, how could it happen। तो आप impatience में can नहीं लगाएंगे, what can I do now नहीं होगा, या how can it happen नहीं होगा। impatience में how could होगा। तो आपको सेंटेंस देख के समझना पड़ेगा कि वो डिस्पोजिशन का सेंटेंस है या इम्पेशेंस का सेंटेंस है, फिर आप डिसाइड करेंगे। कैन नॉट और कैन नॉट इज वन वर्ड एंड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। एग्जाम्पल, कैन नॉट मना कर रहे हैं ना, निषेधवाचक जिसे बोलते हैं। यू कैन नॉट एंटर द रूम, पास्ट टेंस ऑफ पावर में भी इस्तेमाल होता है। कुड, आई आस्क हिम इफ द हेडमास्टर could give me admission, he asked me if I could help him, I asked him if he could play football। अब आप बोलेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे जी, ये तो बहुत बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको नोट बनाने हैं और एक चीज़ ज़रूर आदत डालिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 2 नियम पक्के बना लीजिए, एक नोट्स बनाने की, दूसरा डिक्शनरी कंसल्ट करके वोकैब को इम्प्रूव करने की। क्योंकि जो भी नए वर्ड्स देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखे होंगे आपने, प्लीज़ उसका मीनिंग डिक्शनरी से ढूंढ के डायरी में लिख लीजिए। साथ में सिनोनियम्स के साथ साथ एंटोनियम्स को भी ढूंढिए और लिख लीजिए। लिखने के बाद उसे याद करिए तो आपका एक पार्ट और प्रिपेयर हो जाएगा। थर्ड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ये सब करने से सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं होती हैं। आपको ये चीज़ें परमानेंट मेमोरी में बिठानी है, और परमानेंट मेमोरी में बिठाने के लिए लर्निंग का एक तरीका होता है कि जैसे आप सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीके, ठीक है, एक प्री एग्ज़ाम के लिए या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद मेंस में आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो एसएससी में हो या एसएससी में तो नहीं होता है, उसमें आपके पीसीएस में, आईएएस में, यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उन पे आपके मेंस के सब्जेक्ट होते हैं, तो उसकी भी तैयारी होती है। आपने करना ये है कि आप अपना समय नियोजन करिए, टाइम मैनेजमेंट बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। टाइम मैनेज कैसे करेंगे, टाइम टेबल बना के 2 आवर्स इंग्लिश को दीजिए, 2 आवर्स आप मैथमेटिक्स को दीजिए पहले, फिर 2 आवर्स आप रीजनिंग को दीजिए और 2 आवर आप जीके को दीजिए। जब आप 2-2 घंटे देंगे तो उसमें से 1 घंटा नया कंसेप्ट पढ़ने में लगाइए, उसके नोट्स बनाने में लगाइए, और जो नोट्स बन गए 1 घंटा पुराने नोट्स को रिवाइज करने में लगाइए। जब आप 48 आवर्स के अंदर आप फर्स्ट रिवीजन करते हैं, 24 आवर्स के अंदर फर्स्ट रिवीजन, 48 आवर के अंदर सेकंड रिवीजन और 72 आवर के अंदर थर्ड रिवीजन, तो आपका कंसेप्ट और याद करने की जो पावर होती है वो बहुत बढ़ जाती है और आपके परमानेंट मेमोरी में जाती है। आइए, अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्ज़ाम में हाई मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक पाएगा और मेरिट में भी नाम आएगा। अब देखिए यूज़ ऑफ मे और यूज़ ऑफ माइट। माइट क्या होता है, पास्ट टेंस और पास्ट फॉर्म ऑफ मे, राइट। यूज़ ऑफ मे और उसका एग्जाम्पल प्लस यूज़ ऑफ माइट और उसका एग्जाम्पल। पहले मैं मे को कवर करता हूँ,
टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन के लिए। मे आई कम इन सर? यस यू मे। मे आई यूज दिस पेन? यस यू मे। यू मे गो देयर, राइट। अब आपने ये देखना है पॉसिबिलिटी में मे कैसे लगता है। इट मे रेन टुडे, यू मे गेट अ प्राइज। पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है या आपको प्राइज मिल सकता है। पर्पस में देखिए तो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस। तीसरा, वी ईट सो दैट वी मे लीव। हम खाना किस लिए खाते हैं? जिंदा रहने के लिए, वो पर्पस है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही पास, ही मे पास, राइट। आई गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक सो दैट आई मे बी हेल्दी, पर्पस है, राइट। अब आ जाइए, विश और प्रेयर में इस्तेमाल होता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विद अ गुड हेल्थ, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, राइट। तो मे का इस्तेमाल कितनी जगह किया, लिख लीजिए। टू एक्सप्रेस परमिशन, फॉर अ पॉसिबिलिटी, फॉर अ पर्पस, फॉर अ विश और प्रेयर। अब आगे देखेंगे हम लोग माइट के बारे में। द पास्ट टेंस ऑफ मे क्या होता है? माइट। टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ पर्पस, यहाँ पे पर्पस था, पर्पस का पास्ट टेंस दिखाने के लिए माइट का इस्तेमाल होता है। टू एक्सप्रेस डाउटफुल और पॉसिबिलिटी, राइट। टू एक्सप्रेस पास्ट टेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, राइट। टू एक्सप्रेस परमिशन किस में टेंस में? पास्ट टेंस में। टू एक्सप्रेस सम फ्यूचर कंडीशन, कुछ फ्यूचर कंडीशन को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके एग्जाम्पल को देके मैं आपको आगे समझाता हूँ। आप आ जाइए आगे, माइट का हम पढ़ रहे हैं। द पास्ट टेंस ऑफ मे, पास्ट टेंस में कैसे यूज होता है मे के? द टीचर सेड दैट ही माइट गो होम, आई आस्क हिम इफ आई माइट सी हिज वॉच, राइट। पर्पस में कैसे यूज होता है देखिए। ही ran fast so that he might catch the train. He played well so that he might win the match. She wore new clothes so that she might look beautiful. क्लियर है यहाँ तक आपको? अब पास्ट टेंस में अगर मे लग के आता है, he played well so that he may win the match, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको इससे पता करना है कि कौन सा टेंस की बात कर रहा है सेंटेंस के अंदर, ताकि आप, क्योंकि ये भी पर्पस में यूज़ हो रहा है, ये भी पर्पस में यूज़ हो रहा है। प्ले, प्लेड, प्लेड, वो आपके 3 फॉर्म बताए थे, उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? आस्क्ड, 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 वर्ब वाला खोलिए, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फॉर्म्स दे रखे हैं, वर्ड्स दे रखे हैं, जिनके 3 फॉर्म बता रखे हैं, वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। डाउटफुल पॉसिबिलिटी में भी, राइट, कैसे करते हैं देखिए। ही हैज़ नॉट वर्कड हार्ड बट ही माइट पास, डाउटफुल पॉसिबिलिटी है। शी इज़ वर्किंग हार्ड, शी माइट win a scholarship. Sarla has not attended my birthday party but she might send a gift. Doubtful possibility में भी यूज़ होता है। Possibility of past tense में भी यूज़ होता है। The tortoise said that he might win the race. She said, said, past tense. The teacher said that I might win a scholarship. The doctor said that the patient might recover soon. Permission in a past tense, right? अब आप देखिए permission in a past tense क्या होता है, या कैसे यूज होता है। The teacher said, past tense, that we might go for the picnic. The captain said that we might play match. आपको वर्ब की फॉर्म देख के पता करना पड़ता है सेंटेंस में कई बार कि ये कौन से टेंस में है। फ्यूचर कंडीशन, इफ़ ही गेट्स मनी, कंडीशन आ गया, अगर, यदि
ही माइट गो टू इंग्लैंड। फ्यूचर की कंडीशन में भी आप माइट का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ शी वर्क हार्ड शी माइट टॉप द क्लास। इफ़ दे प्ले वेल दे माइट डिफीट द अपोजिट टीम इजीली। क्लियर। फ्यूचर कंडीशन में टू एक्सप्रेस गुड विशेष इन द पास्ट। पास्ट में क्या गुड विशेष आ रहा है समझ में। द टीचर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। पास्ट विश विश्ड ईडी फॉर्म लग रहा है ना, पास्ट टेंस यहाँ से क्लियर हो। वी विश दैट इंडिया माइट विन द मैच। तो दोस्तों ये था यूसेज आपका मे और माइट का टेबुलर फॉर्मेट में। मुझे पता है एक ही बार देखने से आपको याद नहीं होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्लीज़ जॉट इट डाउन। अगर जॉट इट डाउन करने के लिए डायरी और पेन नहीं है तो प्लीज़ लेके बैठिए। और साथ में अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आपको पीडीएफ नोट्स भेज दूँगा। यूज़ ऑफ मस्ट। अब मस्ट कहाँ पे लगता है और उसका एग्जाम्पल देखिए। मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फॉलोइंग। नेसेसिटी में यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन द आवर ऑफ नीड। यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस। यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। जब नेसेसिटी की बात हो रही है, ज़रूरत की बात हो रही है। ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर्स। पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चाइल्ड। ये ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है। डिटर्मिनेशन, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आई मस्ट लिव फॉर अ बॉम्बे टुडे। आई मस्ट ट्राई माई लक। आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। कंपल्सन, अनिवार्य हो जाता ना। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड। यू मस्ट नॉट हर्ट अदर्स फीलिंग। सर्टेनिटी और बिलीफ। सर्टेन है ना कोई चीज़, बिलीफ है उस पर होता है। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज टेम्पर। शी मस्ट हैव ब्रोकन माई स्लेट। सर्टेनिटी है, सर्टेन नहीं। ही मस्ट बी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। emphatic advice. You must learn your lessons regularly, जिसमें emphasis करके बताया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। They must serve their old parents. You must give up smoking. सुट्टा छोड़ दो बोल रहा है। Possibility. He must have received my letter by now. The teacher must have finished his course by this time. Possible है, पॉसिबिलिटी की, संभावना की बात हो रही है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद की बात हो रही है। देयर मस्ट बी अ मिस्टेक समवेयर, कहीं तो गलती है। जैसे देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन आवर माइंड, उसके दिमाग में कुछ तो गलत चल रहा है, राइट। पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी हो गया, फिर एक्सपेक्टेशंस हो गई, फिर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है, यू मस्ट नॉट लीव द क्लास, प्रोहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। यू मस्ट नॉट लीव द क्लास विदाउट माई परमिशन। यू मस्ट नॉट टच माई बुक। यू मस्ट नॉट लीव होम विदाउट टेकिंग ब्रेकफास्ट। और फिर नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर टेंस में भी होता है। अगर आप देखेंगे ऊपर हमने ऑब्लिगेशन के बारे में पढ़ा था, ये सिंपल ऑब्लिगेशन था। अब नीचे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप देखोगे ये नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। वी मस्ट लर्न आवर लेसन बाय टुमारो, नेसेसिटी है कल तक में, फ्यूचर की बात है बाय टुमारो। आई मस्ट गेट गुड मार्क्स नेक्स्ट ईयर, अगले साल अच्छे नंबर लाने, या अगले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं बोलिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। फ्यूचर की बात करें ना, एग्ज़ाम में अभी आप बैठेंगे। वी मस्ट सेव समथिंग फॉर आवर फ्यूचर, भविष्य के लिए कुछ बचाना है, तो उस केस में भी मस्ट का इस्तेमाल होता है। अब आइए एक और है, यूज़ ऑफ ऑट प्लस टू। मैंने ये बताया है कि जहाँ पे भी ऑट लगेगा वहाँ पर टू लगेगा। इन प्रेजेंट द फॉलोइंग टू फैक्ट्स अबाउट द यूज़ ऑफ ऑट टू, ये दो चीज़ें याद रख लीजिएगा। इन प्रेजेंट टाइम वी यूज़ प्रेजेंट इन्फिनिटिव,
प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है और वहाँ ought to लग रहा है, तो प्रेजेंट इन्फिनेटिव लगेगा। टू आफ्टर ought एंड देन यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट इन्फिनेटिव कैसे हो जाता है कि आपने ought to लिखा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इन पास्ट टाइम वी यूज परफेक्ट इन्फिनेटिव, राइट। टू हैव आफ्टर ought आपने टू हैव लगाना है पास्ट टेंस जब आएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब यदि एग्ज़ाम में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ सेंटेंस होगा और टू होगा और हैव नहीं होगा, तो आपको एरर कहाँ दिखाना होगा, टू हैव में एरर दिखाना। फॉर एग्जांपल आगे बताता हूँ मैं आपको, ये समझ के रखिएगा। इतना इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ought to is used to express the following, और ये चीज़ें भी दर्शाती हैं। moral duty और obligation in the present tense, you ought to obey your teachers, first form of verb ought to, right। यही बात बोली थी, प्रेजेंट टेंस में है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, obey, obeyed, obeyed, obeyed is the third form of verb। अगर यहाँ पे you ought to obeyed your teacher होता तो ये ought to गलत होता, उसकी जगह आपको ought to have लगाना पड़ता। Is that clear? We ought to respect our elders, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो ought to आएगा। प्रेजेंट टेंस में मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में इस्तेमाल होता है ought to। मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन इन अ पास्ट टेंस, भूतकाल की बात करें तो यू ought to have हो जाएगा, वर्क हार्ड, ईडी थर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, वर्ब। एडवाइस में भी यूज होता है, देख लीजिए आप, यू ought to consult a good doctor, एडवाइस दे रहा है, राइट। यू ought to read a good story book, you ought to walk fast as we are getting late। तो walk fast फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, read फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तब ought to लग रहा है, ought to have consult a डॉक्टर नहीं हो रहा है, कंसल्टेड वर्ड आता है यहाँ पे, ईडी फॉर्म लगता, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता, तो यहाँ पे ought to नहीं होता, यू ought to have consulted a डॉक्टर हो जाता। क्लियर है। और जब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की बात आती है तब हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही ought to win a स्कॉलरशिप। प्रोबेबिलिटी है कि वो बहुत मेहनती है, वो स्कॉलरशिप जीत सकता है। ही इज़ वेरी गुड रेसर, ही ought to win a चैम्पियनशिप। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि उसी के चांसेस हैं जी जीतने के। यूज़ ऑफ नीड, अब ये एक अलग मॉडल होता है जिसे हमने फैमिली ऑफ मॉडल में इंक्लूड किया हुआ है। इसको हमें समझना है कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं। इसके कुछ बुलेट पॉइंट हैं, प्लीज़ लिख लीजिए और रिवीजन करते रहिएगा। नीड इज़ यूज्ड एज द प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑल्सो एज अ डिफेक्टिव वर्ब। नीड को हम प्रिंसिपल वर्ब में भी इस्तेमाल करते हैं और एज अ डिफेक्टिव वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। When it is used as a principal verb, it means to stand in a need of, right? If in a sentence the subject is the third person, then in the present tense its form will be need, right? Example देखिए, I need his help, he needs my help, he does not need my help, does he need your help, I needed his help। तो आपको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ध्यान से, प्रिंसिपल वर्ब में कहाँ पे लगा है देख लीजिए, डिफेक्टिव वर्ब में कहाँ है, और साथ में थर्ड पर्सन में कहाँ पर है। जब आप ये बार बार रिपीट करेंगे तब जाके आपका क्लियर होगा। कहीं पे भी डाउट है उसे मत छोड़िएगा,
कमेंट करके पूछ लेना और खुद भी प्रैक्टिस करके ढूंढिएगा कहीं पे अटकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप प्रैक्टिस करके ढूंढते हैं तो अच्छे से आपको इन डेप्थ नॉलेज आती है, जिससे सारी एरर्स आपकी सॉल्व हो जाती है। नीड एज अ डिफेक्टिव वर्ब इज यूज्ड इन द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। कहाँ कहाँ पे यूज होता है नीड एज अ डिफेक्टिव वर्ब? देखिए नेगेटिव सेंटेंस में, राइट, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में नीड इज यूज टू एक्सप्रेस वीकनेस, नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। वीकनेस, नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इन दिस फॉर्म इट कैन बी यूज्ड ओनली इन द प्रेजेंट टेंस। डिफेक्टिव वर्ब में ये सिर्फ नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा, और ये क्या एक्सप्रेस करेगा, कहाँ पे यूज होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नीड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वीकनेस, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। ये चीज़ याद कर लीजिए। इन दिस फॉर्म, और इस फॉर्म में इट कैन बी यूज्ड ओनली इन द प्रेजेंट टेंस, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होगा। एंड एस इज एडेड टू नीड if the subject is in the third person and the sentence is in the present tense। ये बोल रहा है नीड के पीछे एस लग जाएगा अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा। बिल्कुल बुलेट पॉइंट दिए हैं, प्लीज़ इसे जॉट डाउन करिए। अब एग्जांपल देख लीजिए। नीड के पीछे एस लग जाएगा बोल रहे हैं, ठीक है। He must needs shout just when we want the house quiet। He थर्ड पर्सन, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ आपको। नीड के पीछे एस लग गया, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, राइट। ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल को देख के समझना है। I need not go there, you need not worry, need he go there, need I return you the book? So these are the example for need। Now coming to another one, that is use of dear। इस पे भी 4 बुलेट पॉइंट है, अगर उसे याद करेंगे तो यही रिपीटेडली एग्ज़ाम में आते हैं। 1 मार्क्स तो पक्का है आपका, ठीक है, और 1 मार्क्स से मेरिट बनता है, लापरवाही मत करिएगा बिल्कुल भी। Dear is used both as the principal verb as a defective verb। need का भी वही था, dear का भी वही है। dear as a principal verb। अब principal verb में dear को देखिए कैसे बिहेव करता है। as a principal verb dear means challenge। principal verb में dear लगाने का मतलब क्या है? चैलेंज से। किससे आपका मतलब? चैलेंज से। इज दैट क्लियर? किससे मतलब है? चैलेंज से, यानी आपका मतलब किससे है? चैलेंज से। चैलेंज क्या होता है भैया? चुनौती होती है ना। एज ए प्रिंसिपल वर्ब इट विल हैव द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। अगर आप इसे प्रिंसिपल वर्ब में यूज़ कर रहे हैं तो इसके 3 फॉर्म होते हैं। पहला डियर, दूसरा डियर्स, डियर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलते हैं हम लोग, राइट। और प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है? याद करिएगा प्लीज। इट इज यूज विद द टेंसेज, विद ऑल द टेंसेज। किस किस के साथ यूज होता है? सारे टेंसेस के साथ। एंड इट्स फॉलोड बाय 2 इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में डियर के बाद क्या आता है? 2 आता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका, सो दैट इट विल बी क्लियर, राइट। एग्जांपल,
ही डेयर्स टू आ गया फेस हिज एनिमी, ही डेयर्ड टू फेस हिज एनिमी। देख लीजिए आपका दोनों डिफरेंट टेंस हैं और डेयर के बाद टू आ रहा है। इसको पॉइंट को लिख लीजिएगा, भूलना मत। अब आगे आ जाइए। एज ए डिफेक्टिव वर्ब में कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? डेयर एज अ डिफेक्टिव वर्ब। अब हम डिफेक्टिव वर्ब में पढ़ेंगे डेयर को। डेयर एज अ डिफेक्टिव वर्ब, डेयर मीन्स to venture. As a defective verb, it will have the following 3 forms. देख लीजिए, जब प्रिंसिपल में थे तो डेयर के 3 डिफरेंट फॉर्म थे, और जब हम इसको क्या बना रहे हैं, डिफेक्टिव वर्ब में यूज़ कर रहे हैं, तो इसके 3 फॉर्म अलग है। डेयर, डस्ट, डस्ट। As a defective verb, it is used only in the negative and interrogative sentences. In this form, it does not take to. अब इस फॉर्म में टू नहीं आता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आ जाएगा? डस्ट लिख देगा और टू पीछे लगा देगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आपने ये याद नहीं किया। तो इन छोटे छोटे पॉइंट से भी काफ़ी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, और जिसने बेसिक से पढ़ा होगा वो इसको झट से पकड़ लेगा और मार्क्स स्कोर कर लेगा। और जिन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस पेपर को तैयारी करके गए होंगे, ठीक है, और एक चैप्टर को बीच बीच में मॉडल्स को तोड़ के पढ़ा होगा, वो नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे ही कई चैनल अवेलेबल हैं जहाँ पे तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाता है। अब इस चैनल में, लर्न इंग्लिश इजी चैनल में, हम लोगों ने एक टॉपिक को पूरे वीडियो में इसीलिए लिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक वीडियो देखने पे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, ही डेयर नॉट टू फेस हिज एनिमी। प्रिंसिपल वर्ब में क्या फॉर्म होते हैं डेयर के, ये मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, और प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब आ जाइए, डेयर ही फेस हिज एनिमी, प्रेजेंट टेंस है। ही डस्ट नॉट फेस हिज एनिमी, does he face his enemy? How does he face his enemy? Not to face his enemy. देखिए, दोबारा समझाऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इट इज़ यूज्ड विद ओल्ड टेंस एंड इज फॉलोड बाय टू इन द अफर्मेटिव सेंटेंस में टू लग रहा है सिर्फ। अब नीचे अगर आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे तो डियर लग रहा है जी, मैं टू लगा दूँ, नहीं, आप इसको देखिए, इज दिस द अफर्मेटिव सेंटेंस और अ नेगेटिव सेंटेंस? इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस और अ विच सेंटेंस? यू हैव टू फाइंड इट आउट। इट इज यूज्ड एज अ डिफेक्टिव वर्ब। अगेन एज अ डिफेक्टिव वर्ब टू नहीं लगेगा। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको लिखने होंगे और समझने होंगे। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको आसान हो। वीडियो में समरी देने की आदत बन गई है। लर्न इंग्लिश इजीली ग्रामर, लर्न इंग्लिश इजीली चैनल जो है ग्रामर को हिंदी में सिखाता है, जिससे आप टॉपर बनते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं ये पढ़ा अभी हमने, और मॉडल्स के कौन कौन से फैमिली में वर्ड्स आते हैं वो पढ़ा। फिर उसके बाद यूज़ एंड शेल और विल का यूज़ पढ़ा। टेबुलर फॉर्मेट पढ़ी हमने, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि शेल और विल कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। आफ्टर दैट वी हैव सीन द यूसेज ऑफ शुड एंड वुड इन अ डिफरेंट कंडीशंस विद एग्जांपल्स, राइट। प्लस उसके बाद हम लोगों ने जो काम किया है वो ये किया है कि कैन का इस्तेमाल और कुड का इस्तेमाल को टेबुलर फॉर्मेट में समझा है। आप लिख लीजिए नोट, ताकि इसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मे और माइट को यूज़ किया है। मे क्या होता है, माइट पास्ट टेंस जो मे का होता है उसका इस्तेमाल किस किस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद हमने किया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँ, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं,
मस्ट का, क्योंकि मैंने बताया ऑफलाइन क्लासेस में मस्ट के ऊपर बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए मस्ट को हमने क्या किया है, एक टेबुलर फॉर्मेट में बताया है कि कितने कंडीशंस में कितने तरीके से कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छा टेबुलर फॉर्मेट है, आप प्लीज़ इसका स्नैप्स ले लेना। और यूज़ ऑफ ऑट टू पढ़ा है हमने। ऑट टू बहुत इम्पॉर्टेंट था प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम का पढ़ा है। फर्स्ट फॉर्म लगेगा जी और टू, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में बात कर रहे हैं तो ऑट प्लस टू हैव आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है यूज़ ऑफ नीड, फिर उसके बाद हमने नीड को एज ए डिफेक्टिव वर्ब में पढ़ा है। फिर हमने यूज़ ऑफ डियर को प्रिंसिपल वर्ब में और डियर को एज ए डिफेक्टिव वर्ब पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने यूज़ ऑफ यूज टू पढ़ा है। यूज टू पढ़ा है, नहीं पढ़ा है आई थिंक, अभी मैं आपको इसका भी बता देता हूँ यूज टू का। यूज़ ऑफ यूज टू इज यूज टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट, पिछली बातों पास्ट, ठीक है, हैबिट यानी आदत को एक्सप्रेस करता है। इट इज़ यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब आपको समझना है इस चीज़ को। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी, पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस है उस पर भी। इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, देखते रहिएगा। ये छूट जाता आज, रिवीजन के चक्कर में पकड़े गए ना, इसीलिए बोलता हूँ रिवीजन मस्ट है। अफर्मेटिव सेंटेंस में गांधी जी यूज टू स्पेंड फॉर एन आवर डेली, उनके पास्ट की हैबिट की बात कर रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस में। व्हेन आई वॉज यंग, पास्ट की बात, आई यूज टू वर्क फॉर 12 आवर्स, राइट। ही यूज टू पे अस अ विजिट एवरी नाउ एंड देन। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, he used not to tell lie, right. Next sentence, he used not to smoke but now he is a chain smoker. Past हैबिट की बात कर रहा है कि पहले वो स्मोकिंग नहीं करता था, अब वो चेन स्मोकर है, तब यूज टू। और जब नेगेटिव में लगा रहे यूज नॉट टू होगा, यूज टू नॉट नहीं होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए आइए कैसे इस्तेमाल होता है। यूज्ड ही टू ड्रिंक व्हेन ही वाज यंग, यूज्ड शी टू वर्क हार्ड व्हेन शी वाज अ स्टूडेंट। पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस में शी इज यूज्ड टू टेकिंग टी। अगर वॉइस में डाउट है तो वेट करिएगा, शायद हम तीसरा वीडियो इसके बाद जो होगा वो वॉइस के ऊपर बनाए। पहले वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आप प्रिपरेशन करते रहिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो अपलोड करने में ज़्यादा फास्ट ना करूँ। डेली वीडियो अपलोड की जगह मैं 2 दिन में एक वीडियो अपलोड या 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि आपको टाइम मिल जाएगा, आप रिवीजन कर पाएंगे। आपकी कोई क्यूरी होगी तो आप कमेंट करके पूछ पाएंगे। अभी हम थे पैसिव वॉइस सेंटेंस में। आई एम यूज्ड टू सिंपल लाइफ, ही गॉट यूज्ड टू राइजिंग अर्ली, राइट। वी आर नॉट यूज्ड टू टेलिंग लाइज। दिस इज द यूज ऑफ यूज्ड टू। अगेन रिपीटिंग, यूज ऑफ यूज्ड टू। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए पास्ट हैबिट बताता है सबसे पहले, तो इसे कहाँ यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। फिर हमने एग्जांपल देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कहाँ पे कैसे यूज़ किया, नेगेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल देखा, समझाया, इंटरोगेटिव सेंटेंस का समझाया और पैसिव वॉइस का सेंटेंस का समझाया। दोस्तों, thank you very much for watching this video. If you like it and if you feel that it's a very important video for you, I would like to request you to please like it, share it with your friend and subscribe to this channel
learn English easily. Any doubt, please write in a comment section. If you require a PDF of these notes, please don't hesitate to write in a comment which note you require, and please send your mail ID in the comment so that I can forward the same PDF to you for your preparation. Once again, I would like to say thank you very much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you very much and have a nice eve.